हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस पेपर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। भारत में एनर्जी क्राइसिस होने के कारण क्या क्या है? तो भारत के अंदर एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। उसके कारण को हमको बताना है कि भारत में एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है। तो एनर्जी क्राइसिस डज नॉट मीन्स द स्कार्सिटी ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्राइसिस का मतलब ये कहीं नहीं है कि एनर्जी की स्कार्सिटी हो गई, कमी हो गई। द मीनिंग ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी रीजन। तो बनाने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो समस्या आती है उसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ एनर्जी। डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है और उसको हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी की कमी नहीं है, बस एनर्जी की डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। कॉजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस के कारण क्या है? तो पहला है स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस। तो इंडिया लैक्स ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग एनर्जी एक्सेसिबल, दैट इज द पाइपलाइन कैन बी अ यूजफुल वे टू बूस्ट द टोटल सप्लाई ऑफ गैस इन द कंट्री। तो एनर्जी इंडिया जो है ये लैक करता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी को पहुंचाने के लिए या एनर्जी फ्यूल को पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना हमारे पास रोबस्ट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो एनर्जी एक्सेसिबल, दैट इज पाइपलाइन कैन बी द यूजफुल वे टू बूस्ट द टोटल सप्लाई ऑफ गैस इन द कंट्री। गैस विल play a major role in the Indian energy mix because it can be used effectively in several demand sectors. तो गैस जो है एक अच्छा मेजर रोल प्ले कर सकता है इन द इंडियन एनर्जी मिक्स बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द सेवरल डिमांड सेक्टर्स। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड पुअरली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल एनर्जी। तो हमारे पास स्किल लेबरर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सस्ती और अनकन्वेंशनल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अदर चैलेंजेस क्या है? ओवर कंजम्पशन ड्यू टू एनर्जी inefficiencies in India. Consumption of energy is 3 times more than in the developed countries for the same quality production. तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास उतने अच्छे अप्लायंसेस नहीं है कि जो कम एनर्जी को लेकर के काम कर सके। डेवलप्ड देशों के अंदर वो जो अप्लायंसेस हैं वो 3 गुना कम एनर्जी रिक्वायर करते हैं। ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ द होम। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है और ज्यादा गर्मी या फिर और ज्यादा एडवर्स कंडीशंस बन रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है या फिर ज्यादा ठंडा करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस इन ओपीईसी कंट्रीज। तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस होता है। यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, रशिया एंड वेनेजुएला। तो ईरान पर, रशिया पर, वेनेजुएला पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है या फिर एनर्जी जो है वो काफी महंगा पड़ जाता है, महंगा हो जाता है। द कार्टल ऑफ ओपीईसी कंट्रीज, द कार्टल ऑफ ओपीईसी कंट्रीज, ये जो ओपीईसी कंट्रीज हैं ये डिसाइड करती हैं, कंबाइन करके अपने में ही डिसाइड करती हैं, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता किसी कंट्री का, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो जाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू द लॉस ऑफ रिसोर्सेज। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू द लॉस ऑफ रिसोर्स।
तो एक ही रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाने की वजह से वो जो रिसोर्स है वो खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। India's fragile energy security is under severe pressure from its rising dependence on imported oil, regulatory uncertainty, international monopolies, and opaque natural gas pricing policy. तो इंडिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ही सिवियर प्रेशर के अंदर है, क्योंकि जो डिपेंडेंस है हमारा एनर्जी के लिए वो ऑयल्स के ऊपर है, जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और उनकी इरेगुलर जो सप्लाई है, या फिर वहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, फिर इंटरनेशनल मोनोपोलीज की वजह से जो है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ओपेक नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉलिसीज, तो नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉलिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा एनर्जी सिक्योरिटी की समस्या झेलनी पड़ती है। India seeks to achieve its energy security through multiple partners, that is Indo-USA nuclear deal, oil import from Middle East. However, in the recent time, due to the conflict among India's energy partners, that is USA and Iran, India has to reduce oil imports from Iran. In wake of its difficult geographic locations, in the wake of its difficult geographic locations, South Asia, India faces strategic challenges to meet its energy needs. Solutions क्या हैं इसके? Solutions to the energy crisis. The use of energy efficient tools such as 5-star electronic items, regular servicing of machinery, people's awareness campaign of energy importance. People awareness campaign of energy importance. Exploitation of nature, the exploitative nature of OPEC must be stopped. Finding an alternative to the petrol. The most important point कि alternative energy source जो है हमको निकालना पड़ेगा. Must invest in the renewable energy infrastructure. Stability should be ensured in oil-rich countries. Stability should be ensured in oil-rich countries. Now moving to the next question, define biodiversity. Why are tropical countries rich in biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसको हमको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास की जो कंट्रीज हैं, वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों होती है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटिवली न्यू and is thought to have been first been coined as a contraction of the term biological diversity in 1985. तो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है ये काफी नया है, और इसको समझा जा सकता है कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से बनाया गया है या निकाला गया है 1985 में। Biodiversity is variety of life on Earth. Biodiversity means the variety of life on Earth. It includes all organisms, species and populations. तो तमाम दुनिया में जितनी भी तरीके की वेराइटीज ऑफ लाइफ है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे स्पीशीज हो, चाहे पॉपुलेशन हो, the genetic variation among these and their complex assemblage of communities and ecosystems. It also refers to the interrelatedness of genes, species, and ecosystem, and in turn, their interaction with the environment. तो इसका मतलब ये भी है कि interrelatedness of genes, species, and ecosystem, and in turn, their interactions with the environment. Biological plus diversity is known as biodiversity. रीजन फॉर द हाई डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो जो कारण है कि ट्रॉपिकल जो देश है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास के जो देश हैं, उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिसीव्स मोर सोलर एनर्जी विच लीड्स टू द हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी।
ट्रॉपिकल एरियाज हैव मोर स्टेबल क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल एरियाज जो है वहां का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है in comparison to the other regions. Soil compositions. Since there is a diversity of foliage in tropical rainforest, one might assume that rainforest soil are rich in nutrients. In fact, rainforest soil are nutrient poor because nutrients are not stored in them for very long. तो सॉइल कॉम्पोजिशन ऐसा है कि सिंस देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ फॉइलेज in the tropical rainforest, one might assume that rainforest soils are rich in nutrients. In fact, rainforest soil are nutrient poor because nutrients are not stored in them for a very long time. Rainfall. तो rainfall जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है. The word rainforest implies that these are the sum of the world's wettest ecosystem. Rainforest generally receives a very high rainfall. Tropical rainforest also have a very high humidity, about 88% during the wet season and approximately 77% in the dry season. Biodiversity. Plant diversity paves the way for higher faunal diversity. So, plant biodiversity paves a way for higher faunal biodiversity in the tropical region due to the availability of various food options at each tropical level. Tropical regions have less seasonal variations, so less seasonal variation, and have more or less constant environment. This promotes the niche specialization and thus high species richness. Majority of corals are found in the tropical regions, which host almost 25% of all ocean diversity. Because of all these reasons, tropical countries are richer in the biodiversity. Moving to the next question, what are digital rights? Digital rights क्या होते हैं? Discuss their objectives. Digital rights are those human rights that digital rights are those human rights and legal rights that allows individuals to access, use, create, and publish digital media, or to access and use computers, other electronic devices, and telecommunication. तो डिजिटल राइट्स क्या होता है, इसको डिस्कस करना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है. तो डिजिटल राइट्स आर दोज ह्यूमन राइट्स दैट लीगल राइट्स that allows individuals to access, use, create, and publish digital media, or to access the use of computers and other electronic devices and telecommunication. तो डिजिटल राइट वो है जो कि हमें अधिकार देता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटल मीडिया है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल कर सके. The concept is particularly related to the protection and realization of existing rights. The concept is particularly related to the protection and realization of the existing rights, such as right to privacy and freedom of expression. In the context of digital technologies, the concept is particularly related to the protection and realization of the existing rights, such as right to privacy and freedom of expression. In the context of digital technologies, especially the internet, the law of several countries recognize a right to internet access. डिजिटल राइट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो देखिए, यूनिवर्सल एंड इक्वल एक्सेस. यूनिवर्सल एंड इक्वल एक्सेस सभी को मिलना चाहिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलनी चाहिए. प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, राइट टू बी फॉरगॉटन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट टू एनोनिमिटी और राइट ऑफ माइनर्स. तो ये सब हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिजिटल राइट्स के. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल राइट इज टू एंश्योर एक्सेस टू द इंटरनेट is broadly available to all persons across the society. The objective of the digital right is to ensure access to internet is broadly available to all people across the society. Also, digital rights aim to prevent unreasonable restrictions. Also, digital rights aim
to prevent unreasonable restrictions. Digital rights aim to prevent unreasonable restriction over use of internet as a tool of realizing one's freedom of expression. It goes against censorship and is being done in some countries. It goes against censorship and is being done in some countries. Internet access is recognized as a right by the law of several countries, including India. However, there could be some reasonable restriction over the digital rights. Now, moving to the next question. With the unbridled escalation in international terrorism activities during the past 2 decades, a grave threat loomed large before world peace. Every nation has to join hand in the global fight unto the last against it. Explain this statement in 200 words. With the unbridled escalation in international terrorism activities during the past 2 decades, a grave threat looms large before world peace. Every nation has to join hands in the global fight unto the last against it. Explain this statement in 200 words. So, terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. तो टेररिज्म जो होता है इज अ अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी टू intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment there, or in furtherance of a political or social objective. तो कुल मिलाकर के जो टेररिज्म है ये एक अनलॉफुल यूज होता है फोर्स और वायलेंस का अगेंस्ट अ पर्सन, प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट, द सिविलियन पॉपुलेशन और एनी सेगमेंट, किसी के ऊपर भी अनलॉफुल तरीके से फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल करके अगर उनको टेरिफाई किया जाता है तो इसको टेररिज्म कहते हैं. फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, terrorism is a cross-border phenomena and terrorist organizations are building networks across the world to raise fund, source arms and recruit people. तो टेररिज्म जो है अब ये एक क्रॉस बॉर्डर फिनोमिना है and terrorist organizations are building networks across the world to raise funds, source arms and recruit people. The resurgence in terror attack across the world in recent year point towards need for the global efforts and consensus in this regard. Need for international cooperation, intelligence sharing. As terrorism is taking global form, intelligence sharing among countries is critical in preventing or minimizing the terror attacks. तो इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी ताकि जो टेररिज्म है उसको टैकल किया जा सकता है फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, as terrorism is taking global form, intelligence sharing among the countries is critical in preventing or minimizing the terror attacks. For instance, the death toll in the Sri Lanka attacks could have been minimized if not prevented had authorities acted on the intelligence input given by India in good time. To deal with this form of terrorism, it is critical to enhance security intelligence cooperation among the nations. Security intelligence need to be connected so that they can share real-time actionable intelligence regarding terror suspects and plot. Probable international angles to attack. Probable international angle to attack. There are apprehensions
by the Sri Lankan authority. There are apprehensions by the Sri Lankan authorities of likelihood that these attacks were a response by the terrorist outfit ISIS to massacre at two mosques in New Zealand last month. The day of operating in Silos are over as a terror attack in one country could have links to group and plot in the another country. Building global consensus, considering global scale of terror activities, including funding, training, use of social media for radicalization and recruitment, there is need for the global response. India has earlier proposed a United Nations of a convention on countering international terrorism. It's it aims to create a legal framework that would supplement existing conventions on tackling terrorism. It also proposes a set of measures to choke terror funding, destroy terrorist networks, and the like with exchange of information critical to the effort. Globalization of terrorism. Today, plots could be hatched by local groups and then given support by international terror outfits. This is what appears to have happened in Sri Lanka and number of terror attacks in the past 2 decades. The globalization of terrorism. Today, plots could be hatched by local groups and then given support by international terror outfits. This is what appears to have happened in Sri Lanka and number of terror attacks in the past 2 decades. Global reach of social media. Social media offers opportunities to terrorists for amplifying and glorification in ways that no other media platform does. To radicalize youngsters and recruit them, global cooperation is needed to eliminate the possibility of misuse of social media. तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फंडिंग. International terror funding is emerging as a global challenge. Terror funding is fallout of increasing financial interconnectedness of the world. There is a need to build defense against money laundering and terror financing through the anti-money laundering combating of financing of terrorism standards. IMF and FATF Financial Action Task Force is needed to apply these standards stringently to choke terror funding. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो टेररिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैटिक फिनोमिना. Its associated motivations, financing, and support mechanism, methods of attack, and choice of target are often evolving, thereby compounding the challenges of ensuring the existence of an effective strategy to counter it. In this situation, global cooperation is of paramount importance.